नमस्कार। संधि विषयक तृतीय सप्ताह के अंतिम व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस तृतीय सप्ताह में हमने पूर्वोत्तर सिद्धम सपादि त्रिपादी के विषय को समझा और पररूप को समझते हुए आज पररूप के अंतिम व्याख्यान पर हम आ चुके हैं। पररूप का जो अंतिम व्याख्यान जो है वो आज ओमांगोश्च को लेकर के चलेगा एवं इसी ओमांगोश्च को लेकर के यह किस प्रकार से अलग अलग संधियों का बाधक सिद्ध होता है इस विषय को लेकर के भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ अंतादिवच्च यह एक अतिदेश सूत्र है, इसका इस पररूप के प्रसंग में क्या महत्व है एवं क्या उपयोग है इसको देखते हुए भी हम आज के व्याख्यान को संपूर्ण करेंगे। तो संपूर्ण करने से पहले प्रारंभ करना आवश्यक है, तभी तो संपूर्ण होगा। तो प्रारंभ करने से पूर्व आज का जो पाठ्य विषय है उसको एक बार हम स्लाइड पर पुनः देख लेंगे। ओमांगोश्च की व्याख्या एवं उदाहरण के बाद इसका जो संधियों का जो बाधक है इस विषय को स्पष्ट करेंगे तथा इसको करने के बाद ही या इसी को करने के मध्य में अंतादिवच्च का उदाहरण भी इसमें प्रयुक्त हो जाएगा। तो अब ओमांगोश्च से प्रारंभ करते हैं। ओमांगोश्च सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि ओमांगोश्च वृद्धि संधि का अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं ये हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं, पर सामान्य रूप से अगर पुनः इसका हम अवलोकन करें तो अपवाद किसे कहते हैं? तो सामान्य नियम को बाध कर जो विशिष्ट नियम आ जाता है वही अपवाद है। व्याकरण की दृष्टि में उत्सर्ग और अपवाद कहा जाता है। जो सामान्य नियम है वह उत्सर्ग हो गया और जो विशेष नियम हो गया वह अपवाद है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हास परिहास में कहें तो ठंडी के समय हम रोज़ ही नहाते हैं, पर किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आलस्य के कारण मान लीजिए कोई नहीं नहाया, तो वह अपवाद है ये स्थिति। यद्यपि अगर परिहास में कहा जाए तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि ठंडियों में नहाना ही अपवाद हो जाता है उनके लिए। खैर ये तो हास परिहास था, परंतु अगर हम सार रूप में देखें तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य नियम को बाध करके जो विशेष नियम आ जाता है वही अपवाद है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने महाविद्यालय में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में हैं और आपके लिए नियम है कि रोज़ कक्षा करनी है, परंतु आपका एनसीसी में हो गया और आपको परेड सीखने जाना है, आपका संगीत में हो गया तो आपको गायन का अभ्यास करने के लिए जाना है, आपका नृत्य में हो गया, वादन में हो गया तो आपको उसका अभ्यास करने के लिए जाना है। तो वही विद्यालय, वही महाविद्यालय, वही विश्वविद्यालय आपको छूट दे देता है कक्षा से कि इस कार्य के लिए आप अवकाश या इस कार्य के लिए आप जाएंगे, तो वह अवकाश के रूप में मान्य नहीं होगा, वो ऑन ड्यूटी ही या आप महाविद्यालय का ही पठन में लिप्त हैं ऐसा माना जाएगा। इसी प्रकार से यह अपवाद की स्थिति भी देखी जाती है। तो ओमांगोश्च यह वृद्धि संधि का अपवाद है, अर्थात सामान्य नियम है वृद्धि का यह अपवाद हो गया, यह कहने का तात्पर्य है। अस्तु, तो ओमांगोश्च क्या कहता है इसको अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए अनुवर्तन के साथ इसके अर्थ को हमें ध्यान देना होगा, जो कि हम स्लाइड के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। ओमांगोश्च वृद्धि का अपवाद है जो कि कहता है कि अ या आ के पश्चात अगर ओम या आंग आ जाए, ओम या आंग आ जाए तो ये जो अ या आ है ये यहाँ पे विलीन हो जाएगा। अस्तु, तो बन जाएगा शिवायों नमः। अस्तु, अब उदाहरण अगर हम दूसरा देखें तो अद्य आ इंखति। अब यहाँ पे जो आ है वो आंग का बना हुआ है, इस विषय को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अस्तु, अद्य आ इंखति, आ ई जोड़ दीजिए बना ए, तो अद्य एंखति। तो यहाँ पर जो एंखति है वह अब यहाँ पर देखें आंग का प्रसंग आ गया, अर्थात ये जो एंखति है यहाँ पे अ दोनों शर्तें। अब देखिए अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात ओम या आंग आ जाए, यहाँ पे आंग आ गया तो इसी आंग से बना एंखति है। अस्तु, तो अ या आ के पश्चात अगर आंग आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अ है ये यहाँ विलीन हो जाएगा, ये जो अ है यहाँ पर विलीन हो जाएगा तो बनेगा अद्य एंखति। तो यहाँ पे जो एंखति में यहाँ पर आंग है लिखा भी हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अद्य एंखति यह जो रूप बना
तो इस एंखति में आंग छुपा हुआ है, और आंग छुपे हुए होने के कारण यहाँ पर यह दोनों शर्तें जो कि हमने यहाँ पर देखी हैं, यहाँ पर दोनों शर्तें यहाँ पर लागू हो जाएंगी, तो अद्येंखति रूप बन जाता है। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा उठती है कि अद्य एंखति, एंखति में आंग है तो हमने इसको आंग की तरह ले लिया, क्या प्रमाण है? ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। तो बात करने से पहले ज़रा ओमांगोष्ठी के वैशिष्ट्य को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि ओमांगोष्ठी के वैशिष्ट्य को लेकर के बात करने पर ही अपने आप ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अस्तु, अब कहने का मतलब ये है कि जैसा कि इससे पहले हमने बात की, अगर हम स्लाइड की ओर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि अद्य एंखति जो बना वो आ और ई को मिलकर के बना है। अब यहाँ पर जो आ है वो आंग का प्रसंग है, तो आंग का आ और ई, आ ई जोड़ लीजिए, ए बन गया, सीधी सी बात है। जैसा कि हमने उपेंद्र गुण संधि हो गई, गुण हो गया, तो अद्य आ ई, तो अद्य एंखति। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न ये हुआ कि एंखति को हमने ले लिया क्योंकि एंखति में आंग आता है, तो बात यह है कि आंग तो उसका एक भाग है और आपने उसको आंग को एक भाग को लेते हुए आपने उसको पूरा मान लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे आपके घर में आके रहना है तो मुझे निमंत्रण मिलेगा, ठीक है, तो मुझे आपने निमंत्रण दे दिया, ठीक है, परंतु घर के बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों की सम्मति तो मिली ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा कि मैं आपके यहाँ आके रह लूँ? ये विषय हो गया। अर्थात फिर से समझिए, अद्य एंखति, स्लाइड में देखिए, अद्य एंखति, अद्य एंखति में क्या विषय है कि एंखति में आंग होने के कारण यहाँ पर हमने ओमांगोष्ठी के द्वारा पररूप कर दिया, ये सार है। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे, क्यों, किसके कहने पर? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एंखति में आंग होने के कारण हमने संधि कर दी। क्यों? आपका मन, मेरा मन ना हो तो मैं क्या करूँगा? ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आपके घर में आ रहा हूँ, अब आपका मन है, अब मान लीजिए आपके भाई का मन नहीं है, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे एंखति में जो आंग है वो उस आंग को मानते हुए हम संधि कर देंगे, इसको लेकर के कोई व्यवस्था होनी चाहिए, लिखित व्यवस्था। इसको पुनः समझिए, जैसे महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय जहाँ भी हम पढ़ते हैं तो सबका अपना एक समय होता है। इस उदाहरण को हमने पहले भी देखा है, 10 से 4 का मान लीजिए समय है, तो 10 से 11 मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, 11 से 12 मान लीजिए आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक टाइम टेबल बन जाता है। और टाइम टेबल कैसा बनता है? लिखित, मौखिक नहीं। कभी भी टाइम टेबल मौखिक नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं और हमको मौखिक बता दिया गया कि चलो 10 से 11, 11 से ये पढ़ लेना, ऐसा नहीं, लिखित होता है। लिखित होने से क्या सुविधा होती है कि आपको भी सरलता हो जाती है कि कैसे 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 चीज़ों को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए परीक्षा होने वाली है तो परीक्षा का जो दिन है वो लिखित आ जाता है। उससे क्या होता है, उस समय सुविधा मिल जाती है। क्या सुविधा मिलती है? हमें ये सुविधा मिलती है कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को करें। अर्थात अगर पहले कोई और भाषा है, पहले कोई और विषय है, तो हम उस हिसाब से विषयों के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आधिकारिक स्थिति में लिखित का बड़ा महत्व है। तो उसी प्रकार से एंखति में जो आंग है, तो एंखति में आंग होने के कारण हम उसको संधि में ले लेंगे। इसको लेकर के कोई लिखित नियम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कहा कि नहीं आंग है, आंग होने के कारण एंखति को हम ले लेंगे, अब आप कहें क्यों, हम तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि एक अस्पष्टता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए टाइम टेबल ना हो, ये हो गया 10 से 4 है, जिसको जब कक्षा लेनी हो ले ले, तो फिर ऐसे तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके कारण महर्षि पाणिनि ने सूत्र की रचना की, अतिदेश सूत्र की रचना की। अब अतिदेश सूत्र क्या है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। सूत्र की रचना की जिसका नाम है अंतादिवच्च। अब स्लाइड पे हम ध्यान देंगे तो हमें मिलेगा। अब देखिए अंतादिवच्च, अगर हम उसको तोड़ें तो अंत आदिवत च, अर्थात अंत भी आदि की तरह हो जाएगा या आदि भी अंत की तरह हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसको समझने से पहले एक विषय को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी को आना है, कोई आके रहेगा, अच्छा ठीक है। अब आपके पिताजी ने उनको निमंत्रण दिया कि आप आइए। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपके मित्र को भी निमंत्रण दिया कि बेटा आओ 2 दिन हमारे साथ रह के जाओ। अच्छा, तो उनका जो निमंत्रण है और आपका जो निमंत्रण है
दोनों में भेद है। भेद क्या है कि वो उनका अधिकार है, पिताजी का अधिकार है हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर अधिकार है। पिताजी हूँ, दादाजी हूँ, दादी हूँ, माँ हूँ, उनका अधिकार है। तो अगर उन्होंने कहा कि बेटा तुम आके रहो तो वो सर्वमान्य है, परंतु आपका सर्वमान्य नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जिसका अधिकार है वो अगर नियम बना देता है तो कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार से यह अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का अधिकार है, उनका उपदेश है। तो वो अगर कहीं पर नियम दे देते हैं, वह अगर कहीं पर स्थिति बना देते हैं तो हम उसका पालन करेंगे। तो इसी प्रकार से इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सूत्र की रचना की। अंतादिवच्च, अंतादिवच्च का प्रयोग बहुत्र पाया जाता है, यहाँ पर भी उसका एक उपयोग दिख जाता है। अंतादिवच्च सूत्र क्या कहता है कि अंत आदिवच्च, सार रूप में अगर हम कहें तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एंखति, यहाँ पर आंग जो है वो उपस्थित है, इसीलिए आदिवच्च वो पूरे भाग को लेकर के उपस्थित हो जाएगा। अर्थात एंखति को आंग वाला हम ही मान करके चल सकते हैं। एवं एंखति को आंग वाला मान लेंगे तो क्या होगा, तो हमें संधि इत्यादि नियम करने में सुविधा हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा और या आ के बाद ओम या आंग आना चाहिए, तो आंग तो हमें खाली खाली मिल नहीं रहा। वस्तुतः आंग जो है वो आंग उपसर्ग है, उसमें से आ हमको मिलता है, तो हमको आंग उपसर्ग आ उपसर्ग अकेले अकेले तो मिलेगा नहीं, तो एंखति के साथ हमको मिल गया। तो इसलिए अंतादिवच्च सूत्र, अतिदेश सूत्र के कारण क्या होता है कि अंत आदिवत च, कि अंत भी आदि के समान मान लेते हैं या आदि को भी अंत के समान मान लेते हैं। इस प्रकार से इस विषय को हम लेकर के चल सकते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, अद्य एंखति। अब अंतादिवच्च के द्वारा एंखति जो है वो आंग के प्रतिनिधि के रूप में मान लिया जाएगा, तो आंग का प्रतिनिधि हो गया। अब अद्य में अ आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अद्येंखति बन गया, ओमांगोष्ठ का पर रूप हो गया। अस्तु, अब यही अद्येंखति वृद्धि रेचि का अपवाद भी हो जाता है। अद्य एंखति, यहाँ पे वृद्धि संधि होती तो वृद्धि का अपवाद हो गया, तो ओमांगोष्ठ वृद्धि का बाधक है। इस प्रकार से अद्येंखति बन गया। पुनश्च देखिए अद्य आंग इंखति। अब यहाँ पर जो एंखति है, अब यहाँ पर जो एंखति है वो आंग के आ को लेकर और ईंखति को लेकर बना है। तो ये आंग और ई के सम्मिलित प्रयास से बना है, इसलिए एंखति यहाँ पर भी आंग तो विद्यमान है, और आंग तो विद्यमान होने के कारण यहाँ पर अंतादिवच्च के द्वारा अद्य एंखति में हमें संधि करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर समझिए इसका क्या तात्पर्य है। इसको समझने के लिए अगर हम सरल उदाहरण लें, लोक उदाहरण लें, तो जैसे मान लीजिए अगर हम खिचड़ी की बात करें तो उसमें हम क्या डालते हैं, चावल और दाल। तो चावल और दाल मिला करके खिचड़ी बन जाता है। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए आपने एकादशी का व्रत किया है या कोई ऐसा व्रत किया जिसमें आप चावल नहीं खाएंगे और खिचड़ी भी नहीं खाएंगे तब आप, क्योंकि खिचड़ी में चावल है तो तंडुलत्व उसमें विद्यमान है खिचड़ी में। तो इसी प्रकार से एंखति में आंगत्व विद्यमान है, तथा एंखति में आंगत्व विद्यमान होने के कारण यहाँ पर संधि ओमांगोष्ठ के द्वारा हो जाएगी और रूप संधि हो जाएगी। अच्छा, तो अद्य एंखति जो है वो वृद्धि रेचि का अपवाद हो गया, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। अस्तु, तो अद्य एंखति के द्वारा यहाँ पर वृद्धि का बाद हो गया। और उसके बाद अकः सवर्णे दीर्घः, तो ये जो सूत्र है ओमांगोश्च, यह दीर्घ संधि का भी अपवाद करता है। यह विषय बड़ा गूढ़ है, बड़ा रोचक है और साथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण भी। क्यों, स्लाइड पर ही ध्यान देकर देखते हैं। देवालयः, अभी जो आलय शब्द है ये आंग उपसर्ग और लयः के साथ मिलकर के बनता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि देव आलयः, हिम आलयः, विद्या आलयः, तो हिमालयः, विद्यालयः, देवालयः इत्यादि रूप बन जाते हैं। हम जानते हैं कि हिमालय, देवालय, विद्यालय ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। कक्षा 6, 7, 8 की कक्षा में भी हमारे पुस्तकों में दिया हुआ है, और यहाँ तक कि हम जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आगे भी दिया हुआ है व्याकरण की पुस्तकों में। परंतु यदि आप ध्यान दें तो लघु सिद्धांत कौमुदी यदि आप पढ़ रहे हैं या अगर आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि के उदाहरण में हिमालय इत्यादि नहीं दिया है। दैत्यारिः, विष्णुदयः, ये सब उदाहरण दिए हुए हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे चतुर्थ सप्ताह में। परंतु वहाँ पे आलय शब्द का प्रयोग नहीं है,
क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इस स्लाइड के कारण। अभी देखते हैं। अब देखने से पहले इसमें समझते हैं, यह जो आलय शब्द है यह आंग उपसर्ग के द्वारा बना है। तो आलय, तो आंग आसमंतात, इस अर्थ में आसमंतात लय आलय इति। खैर, तो आंग इसमें है, तो आंग तो है। अब वापस खिचड़ी का उदाहरण ले लेते हैं। दाल और चावल मिलकर के खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी में तंडिलत्व है, ओदनत्व है, चावल है। तो एकादशी में अगर आपने व्रत किया है तो आप चावल नहीं खाएंगे तो खिचड़ी भी नहीं खाएंगे। अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर उदाहरण देखिए कि आलय में आंग उपसर्ग है, तो यहाँ पे आंग तो धर्म विद्यमान हो गया। जैसे खिचड़ी में चावलत्व धर्म विद्यमान हो गया, चावलत्व भी है, अस्तु नाम। तो अंतादिवच्च के द्वारा एंखति में आंग तो विद्यमान है, उसी प्रकार से आलय में भी आंग तो विद्यमान है। तो अब ओमांगोष्ठ सूत्र क्या कहता है कि अ के पश्चात ओम या आंग आ जाए तो क्या होगा? पर रूप हो जाएगा। अब स्लाइड में आते हैं वापस। तो क्या होगा? पर रूप हो जाएगा। तो आलय जो बना यहाँ पर क्या होगा? पर रूप हो जाएगा, यानी जो अ है ये आ में विलीन हो जाएगा, और विलीन होकर के क्या बनेगा? देवालय बनेगा। वही देव आलय बन जाएगा देवालय। चूंकि दीर्घ संधि या ओमांगोष्ठ के द्वारा पर रूप संधि, कोई भी हम संधि करें, उन दोनों संधियों के द्वारा देवालय ही प्राप्त होगा, इसीलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते या इस पर हम बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करते, क्योंकि इससे विषय की सरलता बनी रहती है। इस कारण से अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सुविधा हेतु, क्योंकि दोनों में उत्तर एक ही होगा, देव आलय देवालय दीर्घ में भी बनेगा, देव आलय ये जो बन गया तो यहाँ पर देवालय ही बनेगा। तो चूंकि अगर हम दीर्घ की बात करें या हम पर रूप की बात करें, दोनों स्थितियों में देवालय रूप ही सिद्ध होगा। इसीलिए वैयाकरण भी छात्रों की सुविधा के लिए दीर्घ संधि में इसका परिभाव कर देते हैं, किंतु देवालय में संधि ओमांगोष्ठ के द्वारा ही प्रशस्त है। और यदि पूछा जाए कि देवालय में कौन सी संधि है, दीर्घ है या पर रूप है, तो आपका उत्तर होगा पर रूप है। क्यों? क्योंकि आलय में आंग तो धर्म है, और आंग तो धर्म होने के कारण देव आलय यहाँ पर रूप होगा, वृद्धि नहीं। यद्यपि सामान्य रूप से, जैसा कि कोई अगर हिंदी पढ़ रहा है या अगर कोई संस्कृत भी अगर कोई कक्षा 9, 10 या 11, 12 के स्तर में पढ़ रहा है, तो देवालय हिमालय यही हो जाता है दीर्घ संधि। किंतु आपको अब ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आप संधि का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको अब समझने की आवश्यकता है कि यह दीर्घ संधि जो है यह विषय देवालय में प्रवृत्त नहीं होता, अपितु ओमांगोष्ठ के द्वारा पररूप देवालय में प्रवृत्त होता है, जैसा कि हम स्लाइड के उदाहरण में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देवालय, इस प्रकार से हिमालय इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इन सभी में आंग उपसर्ग है होने के कारण ओमांगोष्ठ के द्वारा पर रूप होगा, दीर्घ नहीं। तो यहाँ पर दीर्घ का बाधक हो गया ओमांगोष्ठ। अस्तु, अब जो ओमांगोष्ठ तृतीय बाधक है एत्ये धत्यूट्सु का, एत्ये धत्यूट्सु अपने में ही एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस पर कक्षाओं में ध्यान कभी कभी उतना पर्याप्त नहीं हो पाता। उसके अंतर्भुक्त 4 वार्तिक हैं जो कि हम देख चुके हैं इसके पूर्व ही। अब इसके बाद अब यहाँ पर अगर हम स्थिति देखें तो एत्ये धत्यूट्सु का भी बाधक है ओमांगोष्ठ। वस्तुतः ये कुछ ऐसे सूत्र हैं ओमांगोष्ठ एत्ये धत्यूट्सु जो अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं है, जैसे वृद्धि, दीर्घ, यण, अयादि इत्यादि की तरह अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए कभी कभी इन पर ध्यान कम जाता है। परंतु जिन पर ध्यान कम जाता है उन पर ही ध्यान अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जिस पर सबका ध्यान जाता है उस पर अगर आपका भी ध्यान गया तो आप में और अन्य में वैशिष्ट्य क्या है। अस्तु, तो एत्ये धत्यूट्सु का भी यह ओमांगोष्ठ सूत्र बाधक है। कैसे देख लेते हैं। शिव एहि, अब यहाँ पर भी देखिए आंग और इही, तो यहाँ पर भी आंग तो धर्म विद्यमान है, तो अ यहाँ ए में चला गया, पर रूप हो गया तो शिवे ही। तो यहाँ पर एत्ये धत्यूट्सु का बाध करके ओमांगोष्ठ के द्वारा पर रूप सिद्ध हो जाता है। अर्थात आंग उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये
बहुत से शब्दों के प्रयोग में हमको प्राप्त होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ ओमांगोश्च, यह जो सूत्र है यह एंगी पररूपम का भी बाधक है। अब मजे की बात देखिए, ओमांगोश्च भी पररूप आदेश करता है, एंगी पररूपम भी पररूप आदेश करता है, परंतु ओमांगोश्च अपने अर्थ के कारण व्यापकता इस प्रकार से ले लेता है कि वो एंगी पररूपम के पररूप को बाध करके स्वयं पररूप ही लेकर के आता है। अस्तु, हम उदाहरण देख लेते हैं अभी, जैसे कि स्लाइड में प्र एंखति, तो यह जो उदाहरण हम पूर्व में ही देख चुके हैं, यह एंगी पररूपम द्वारा हमें प्राप्त हो जाता तो प्रेंखति बन जाएगा, प्रेंखति बन भी गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आप एंगी पररूपम से भी अगर आप पररूप लेकर के आएंगे तब भी उत्तर यही मिलेगा, किंतु यहीं पर ध्यान देने की बात है जो प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेषतः साक्षात्कार इत्यादि में कार्य आता है कि पररूप हो तो गया पर होगा किससे। जैसे उदाहरण के लिए 4, 2 और 2 4 भी होता है, 3 और 1 4 भी होता है, पर आप 4 किससे बना रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके पास 2 वस्तुएं हैं तो 2 और 2 4 होगा, वो 3 और 1 नहीं हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि किसी परिवार में 4 लोग हैं, माता पिता और 2 बच्चे, तो 2 और 2 यानी 2 समवयस्क हो गए माता पिता और 2 समवयस्क हो गए, एक जनरेशन जिसे हम कह सकते हैं, एक पीढ़ी बच्चे। तो यहाँ पर हम 3 1 नहीं कर सकते, 2 2 ही करेंगे। यद्यपि 3 1 भी करेंगे तब भी 4 ही होगा, लेकिन 3 1 नहीं कर सकते, 2 2 ही करेंगे। उसी प्रकार से इस उदाहरण में, प्रेंखति उदाहरण में, स्लाइड में भी ध्यान में देखते रहेंगे साथ साथ, प्रेंखति इस उदाहरण में यहाँ पर एंगी पररूपम के द्वारा भी, क्योंकि प्र उपसर्ग है ही, तो यहाँ पर एंगी पररूपम के द्वारा भी पररूप होगा, किंतु यहाँ पे पररूप होगा किससे? ओमांगोष्ठ के द्वारा, क्योंकि ये जो एंखति हमको मिला इसमें आंग तो धर्म विद्यमान है, और आंग तो धर्म विद्यमान होने के कारण प्रेंखति बनता है ओमांगोष्ठ सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से ओमांगोष्ठ सूत्र का अपना एक अलग वैशिष्ट्य है, ये कई सूत्रों के बाधक धर्म के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, तथा इस विषय को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसी के साथ मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से यह दीर्घ का, वृद्धि का और स्वयं पर रूप का भी बाधक सिद्ध होता है, और साथ ही साथ एत्य धत्ति उर्सु को भी लेकर के तो ये चलता ही चलता है। इसी प्रकार से अभ्यास करते हुए एवं इस सूत्र के महत्व को समझते हुए, इस सूत्र को लेकर के आगे बढ़ते हुए आप इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, और संधि के विषय को और अच्छे से अवगाहन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।